राधे राधे भैया। बेटा वॉइस चेक करना, क्या चल रहा था कल अपना टॉपिक, क्या पढ़ा दिया था? पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल ली थी कि चेक करना? एक मिनट बोर्ड पे देखो भैया। हाँ भाई, जिनका फर्स्ट डे और वो क्लास नहीं ले रहे उनके समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर देखना बेटा। अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये कैलकुलेट कर ली थी क्या? स्टैंडर्ड का क्या लगा है? कुछ तो ब्लैक ही किया है, पर ये कलर देख कौन सा रहा है? हाँ भाई, इधर देखो एक मिनट सुनो। अपन ने क्या कैलकुलेट कर रखा था? एक्स डैश वाई डैश। चेक करना, ये इक्वेशन लिख ली थी क्या अपन ने? यहाँ पे एलिमेंट आपने A11 मैट्रिक्स एलिमेंट इसी प्रकार लिखे थे, देखना। ये तुम्हें पता हो तो कोसाइन मैट्रिक्स डिफाइन की थी आपने। लीनो में हो क्या सक्षम? लीनो में चेक करना भाई। ये मैट्रिक्स डिफाइन की थी क्या आपने? यही मैट्रिक्स आई थी अपने पास। अब सुनो, यदि हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इक्वेशन फॉर्म में समीकरण के रूप में लिखना जानते हैं? ट्वेल्थ पढ़ के आए हो, क्या लिख रहा है ये? एक्स प्राइम इक्वल टू, हाँ भाई, A11 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सही लिख रहे? प्लस A12 का मल्टीप्लाई लिख रहे ना? A13 का मल्टीप्लाई अपने कम समझ में आएगा बेटा, है ना? ली थी अपन ने कल क्लास। अच्छा, ये A11 का मल्टीप्लाई कर दिया, A12 का कर दिया, A13 का कर दिया, क्लियर? इसके बाद वाई प्राइम, हाँ भाई, अब A21 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। अब किसका करेंगे? इसके बाद लिखा है, वैशाली समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा हुआ है? थर्ड प्राइम। अब किसका मल्टीप्लाई? A31 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पढ़े हैं ना तुमने? क्या ये अपन ने सही लिखा है? तो इक्वेशन नंबर दे देते हैं, कितनी इक्वेशन लिख ली अपन ने? डेट देना है इसको। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे A11 क्या है? सोच समझ के बोलना। कॉस थीटा है। A11 क्या है? कॉस थीटा को ही तो कंसीडर किया है आपने A11। आप बोल रहे हो A11 कॉस थीटा है, फिर थीटा क्या है? थीटा क्या है? कांस्टेंट इंक्लिनाइड एंगल। कांस्टेंट क्या है? नियतांक झुका हुआ कौन है? कौन सा कौन है? नियत। वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू होगी, 30, 45, 60। अरे जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। यदि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा, इट मीन 30 है, 60 है, 90 है, तो कॉस की वैल्यू कैसी आएगी? कॉस 60 है, क्या मान मिलेगा? अरे इसमें सोच रहे हो, कॉस 60 के मान में भी कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, 1/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? तो ये अपन को पता है कि यदि थीटा इनक्लिनाइड है और बेटा वो कांस्टेंट है, थीटा झुका हुआ कौन है और वो नियत है, तो ये अपने समझ में आ गया कि कोसाइन फंक्शन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो ये वाला पार्ट A11, A12, A13 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? और कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करते हैं क्या मिलता है? जीरो मिलता है। समझ में आ गया? अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी। क्या निकालनी है? और आपके पास पोजीशन है। अब क्या करें? वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें? इसका डेरिवेटिव कर दो।
वेग के लिए अपन ने पढ़ा, यदि हमको वेग की गणना करनी है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यदि हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेग की गणना करनी है, तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। आगे बात समझ में, तो अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। और नहीं हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है, 2 टाइम डेरिवेटिव कर देंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे, 2 बार अवकलन कर देंगे। और नहीं एक बार ही करना है, अब क्या करें भाई साहब, हमको एक बार ही अवकलन करना है, तो वेलोसिटी का करो, 1 टाइम डेरिवेटिव करना है तो किसका करो, मुझे मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, सोच समझ के बताना। संवेग रूपांतरण समीकरण निकालनी है, कैसे निकालूंगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो है तुम्हारे पास, ए वाले की तरह, सबसे पहले रूपांतरण समीकरण तो है, लेकिन ये पोजीशन का है, किसका है, पोजीशन का। ध्यान से समझने का प्रयास करना, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, लेकिन वो पोजीशन का है। अब पहले इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, मतलब एक बार डेरिवेटिव कर दो, तो वेग आ गया, क्या आ गया, पोजीशन का 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। और हम जानते हैं पार्टिकल का मास क्या कंसीडर कर लिया, एम, कण का द्रव्यमान क्या मान लिया, एम। और एम का यदि मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर दे, एम का गुणा वी से कर दे, एम का गुणा क्या आ जाता है, द्रव्यमान का और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, पढ़ा है, P बराबर एम भी होता है ना, तो बेटा मोमेंटम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हैड टू बी मोमेंटम। नहीं, मुझे फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, बल रूपांतरण समीकरण निकालनी है। अब बताओ, सबसे पहले आपके पास पोजीशन है, जो पार्टिकल मूविंग स्टेट में है उसका मास है, मतलब एम है, और बल हम जानते, फोर्स को अपन जानते हैं, फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ बराबर एम ए, मतलब मास एंड एक्सेलरेशन दोनों का मल्टीप्लाई, सही है। तो ए कैसे निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव करो और एम का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन, अब उसका जवाब सोच समझ के देना, सक्षम बोलो, बुद्धि का यूज करना। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब तुम बोलते हो आउट ऑफ, पढ़ाने के बाद जब तुम्हारे ये कमेंट आते हैं, अरे साहब पेपर खतरनाक आ गया, यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्या बोला, इफ एस इज ए इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपसे कह रहा है, देन प्रूव दैट एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए इनरेशियल। यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तब सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, कि एस डैश भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। वैशाली लगा माइंड, एस कैसा है, जड़त्वीय, इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो एस प्राइम भी इनरेशियल होगा। लगाओ माइंड, कैसे सॉल्व करोगे इसको, करो अपने मस्तिष्क का यूज। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अब क्या करना, आपके सामने सब कुछ है, अब आप मुझे बताओ मैं पेन को कैसे चलाना स्टार्ट करूं, दीजिए अपने विचार, क्या करूं, किसका, डबल डेरिवेटिव कर दिया मैंने, कौन सा जीरो करूं, ये आ गया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ गया डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, ये डी टू एक्स प्राइम अपॉन डी टी स्क्वायर, कौन सा जीरो करूं, ये जीरो करूं, ये जीरो करूं, ये जीरो करूं, ये जीरो करूं, पार्शियल क्यों करेंगे यार, डिपेंडेंसी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पार्शियल क्यों कर रहा है फिर, करो अपने मस्तिष्क से। एक मिनट सुनो, अरे सुन तो ले, एक मिनट सुनना, लिखना नहीं है, आपके पास ये इक्वेशन है, अरे देख ला क्या नहीं बेटा, चीजों को समझो, अपने पास ये इक्वेशन है क्या, अब मैंने बोल दिया डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले बताओ सही लिखा है क्या, सही लिखा है ना,
डबल डेरिवेटिव। ये a11 क्या है, कांस्टेंट, और जैसे 2x होता है तो 2 क्या होता है, बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, a11 को बाहर बैठा दिया। x का करेंगे यार, सही कर रहे हैं भाई, देखना a12 कांस्टेंट है नहीं। मैं आपसे पूछूंगी कांस्टेंट कैसे, तो आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे बताना। वेरी गुड। और यदि थीटा वेरी कर जाए तो, मतलब चेंज हो जाए तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखना। ऐसी स्थिति तीसरे चैप्टर में लेके आएंगे, धैर्य धारण करो, पेशेंस से पढ़ो। ये सही किया है कि मैंने, ये बताओ क्या ये समझ में आया भाई। a11 a12 a13 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अपन बाहर निकाल देते हैं जब अवकलन करते हैं, पढ़ा होगा ये तो ये अपन ने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है अपना, एस एक गणितीय निर्देश तंत्र है, इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपको दिया है, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। कथन है प्रश्न का कि एस कैसा निर्देश तंत्र है, एक इनरेशियल है, जड़त्वीय है। जड़त्वीय का मतलब क्या होता है, पहली क्लास में यही समझाया था तुम्हें, वह निर्देश तंत्र जिस पर कोई भी बाह्य बल कार्य है, मतलब एक्सेलरेशन का मान कितना हो, अरे एक्सेलरेशन का मान कितना हो, 0 हो। याद आ रहा है, यदि इनरेशियल की, भाई आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। जिन्होंने जड़त्वीय निर्देश तंत्र वाली क्लास ली है, फर्स्ट लेक्चर लिया, उसके समझ में आ रहा होगा इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिसके लिए एक्सेलरेशन का मान क्या हो, पी कांस्टेंट आया था आपके, याद हो तो, a बराबर 0 क्या। तो क्वेश्चन कह रहा है एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ऐसा है, अरे इनरेशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यदि एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इनरेशियल है, तो इसका मतलब ए का मान क्या होगा, ए का मान 0, किसका मान 0, तो उसके कंपोनेंट भी तो 0 होंगे। अरे भाई ए को तुम कैसे लिखते हो, वेक्टर को, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के, हाँ बोल भाई ज्ञानी, ए वाई जे के ए जेड, वो आपसे कह रहा है ए 0 है, तो इसके कंपोनेंट भी क्या होंगे, इसके घटक भी 0 होंगे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये ए एक्स क्या है, गुलाब जामुन है, क्या है ए एक्स, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में त्वरण का घटक है, किसका घटक है, त्वरण है, ये एक्सेलरेशन है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, और ये और आपसे क्या बोला है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनरेशियल, एस कैसा है, जड़त्वीय, इसका मतलब ए का मान कितना होगा, ए 0 है, तो मतलब इसका कंपोनेंट एक्स वाई जेड में क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, एक्स होता क्या है, ये क्या, ए वाई क्या होता है, क्या सही है, और ए जेड क्या है, इसका मतलब ये मान कितने हैं, आ रहा है समझ में। उसने बोला है एस जड़त्वीय है, जड़त्वीय का मतलब ए 0, एस इनरेशियल इट मींस ए 0, ए 0 का मतलब ये पार्ट क्या हो गए, ये कंपोनेंट, और यदि ये 0 है, ये का मतलब डबल डेरिवेटिव, ये 0 है, हल्के से दर्शन करना ठाकुर जी के, हाँ भाई इधर देखना बेटा, ये 0 ये 0 ये 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से जो टकराता है 0 हो जाता है, 0 0 0, आर्यभट्ट ने 3 0 दी क्या, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, मतलब d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर क्या आ गया, ये क्या है, ये है क्या, एक्सेलरेशन, कौन से फ्रेम में, एस डैश में एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0, एक्सेलरेशन क्या आ गया, और बेटा एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो तो गया इनरेशियल। अब क्या समझ में नहीं आया, उसने बोला एस, इधर देख, एस एक इनरेशियल है, इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है इनका डबल डेरिवेटिव क्या है, भाई ये एस फ्रेम है ना, इनके डबल डेरिवेटिव क्या होंगे, डबल डेरिवेटिव 0 हो गए, आप 0 पुट करेंगे तो ये तो स्वतः ही 0 हो जाएंगे। आगे बात समझ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जब वहां पे आप एक ही प्रक्रिया अपनाते हो, डोंट टच, थोड़ा सा आप ये तो कोर्स से बाहर आ रहा है, आगे बात समझ में, लिखा दो।
ये तो आपने लिख लिया था, ये समीकरण 7 लिखो, केवल केवल समीकरण 7 लिखो। बात है नहीं बेटा, एक रेगुलर क्लास लो, और अभी अपनी कितनी क्लास हो गई शाम से, 8-10 क्लास हुई है ना बेटा, उनको यूट्यूब पे है, उन क्लासों को कवर कर लो, इससे खतरनाक मजा आना स्टार्ट हो, एस्टिमेट समझ में आए तब फीलिंग आए। लिख लिया समीकरण 7, अब लिखो समीकरण 7 के बाद नीचे लिखो समीकरण 7 इक्वेशन 7 is called coordinate transformation equation in inclined frame of reference। समीकरण 7 झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन 7 is called coordinate transformation equation in inclined frame of reference। कौन से निर्देश तंत्र की बात की है इसने, झुके हुए, inclined frame of reference। समझ में आ रहा है ना। मुझे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना है, स्टार लगा के लिखो, स्टार लगाओ, लिखो, छोटी शेडिंग डालो इसी टॉपिक में। वेग रूपांतरण समीकरण, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेग रूपांतरण समीकरण, इसी टॉपिक में हेडिंग डालेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेग रूपांतरण समीकरण। देखें पहले वेग बताओ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, देखो ना, स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन, लिखना स्टार्ट करो। डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन वेग कहलाता है। देखो बेटा, स्थिति का समय के सापेक्ष परिवर्तन वेग कहलाता है। देखो, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेग एक सदिश राशि होती है जिसे v वेक्टर से निरूपित करते हैं, स्मॉल v बनाना। वेग एक सदिश राशि होती है जिसे v वेक्टर से निरूपित करते हैं, इसे नोट करेंगे। देख दिया, नीचे लिखो फ्रॉम पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, नीचे लाइन में लिखो स्थिति रूपांतरण समीकरण से, स्थिति रूपांतरण समीकरण से। अब ध्यान सुनो, एक एक को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना है। स्थिति रूपांतरण समीकरण कहाँ है अपने पास, समीकरण नंबर 7, और इस समीकरण 7 का अपन क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे। बोर्ड पे देखो भैया, समीकरण 7 का डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक एक पार्ट लेंगे इसका। बोर्ड पर देखना बेटा, x प्राइम इज इक्वल टू a11x प्लस a12y a13, क्या लिखा है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t। हाँ भाई, क्या आएगा, dx प्राइम अपॉन, ठीक है, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दे। ये कांस्टेंट क्यों है समझ में आ रहा है, कैसे लिखा है अपन ने बेटा, ये dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है क्या, कौन सी डायरेक्शन में है, लगा दिया, कौन से फ्रेम में है, बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, सही लिख रहे हैं, dx अपॉन dt का मतलब
कौन सी डायरेक्शन में? इन दोनों में अंतर क्या है? ये एस फ्रेम में और ये एस प्राइम फ्रेम। सही लिखा है क्या? चेक करो। अब यहां पर लिखते हैं अपन सिमिलरली, क्या लिखते हैं इसी प्रकार। ये एक्स के लिए है, वाई के लिए क्या लिखेंगे बोलना? अरे इसका डेरिवेटिव कर देंगे ना, इस वाले पार्ट का। पहले इसका किया है, अब इसका कर देंगे। सही लिखा है क्या? अब क्या लिखें? लास्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा बोलना? मैं आपसे ये बोलूं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, क्या लिख सकते हो? कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में बताना? आपसे बोला जाए इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दो तो क्या दे सकते हो आप? ये क्या लिख रहा है पढ़ना? ये एक्स प्राइम, ये भैया चेक करो सही लिख रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? हाँ भाई, इधर देखो बेटा, vx का कोफिशिएंट है, vx का गुणांक, vy का कोफिशिएंट, vz का कोफिशिएंट। सही लिखा है? उसके बाद vx का कोफिशिएंट। अरे सही लिख रहे हैं क्या? चेक तो कर लो। देख रहा? सब यार तो सुनता नहीं है यार। vz का कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट लिखें? vx, vy और आ रहा है समझ में? मुझे ये बताओ, एलएचएस वाले पार्ट में वेलोसिटी है वो कौन से फ्रेम में? एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और आरएचएस वाले पार्ट में? बेटा एलएचएस है, आरएचएस है, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, तो ये एक इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? बन गई इक्वेशन। और बेटा किसके बिटवीन रिलेशन डिफाइन कर रही है? वेलोसिटी के बिटवीन, तो इसका नाम क्या है? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा ये तो है एलएचएस पार्ट और ये आरएचएस। इधर वेग है वो एस डैश निर्देश तंत्र में है, इधर कौन से निर्देश तंत्र में है? एस में। और ये बेटा संबंध व्यक्त कर रही है, तो ये क्या कहलाती है? वेग रूपांतरण समीकरण। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर? देखो पहले ये लिखो, कहां से लिखना स्टार्ट करोगे? ये कॉपी पेस्ट करो, फिर ये छापो। लिखो भैया। करो नोट करो भाई। बेटा लिखो,
और जो विद्यार्थी ऑफलाइन आना चाहते हैं वो आ सकते हैं भाई। ठीक है भाई, क्या नहीं हो। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का कौन सा नियम है, किस मैथमेटिशियन ने दिया था, क्रेमर रूल। कौन सा रूल? लिख देना, समीकरण 8 को क्रेमर रूल से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, समीकरण 8 को क्रेमर नियम से मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, और इसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देना। ये सिमिलरली लिख रखा है ना, इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार। लिख दिया भाई साहब। लिखो, हाँ बेटा बोल, कुछ बात समझ नहीं आ रही तो लिखें भाई। लिखो, इक्वेशन 8 इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इंक्लिनाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समीकरण 8, समीकरण 8 झुके हुए निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण 8 झुके हुए निर्देश तंत्र में वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। इक्वेशन 8 इज कॉल्ड वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इंक्लिनाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख दिया भाई साहब। अब ज्ञात करते हैं त्वरण रूपांतरण समीकरण। ठीक है, स्टार लगा के लिखो, छोटी हेडिंग फिर डालो स्टार लगा के। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, त्वरण रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या कहती है, त्वरण क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है त्वरण? त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो वन टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी का या पोजीशन का टू टाइम डेरिवेटिव। तो लिखो फिर, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स, यांत्रिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स यांत्रिकी के अनुसार स्थिति का समय के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्थिति का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन, स्थिति का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन, फॉर्मूला लिख दो, इज नॉन एज एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। सही है। अब एक बात सुनो, अब देखो त्वरण को अपन किससे व्यक्त करते हैं, ए से, और ए यहाँ कांस्टेंट ले रखा है हमने। ठीक है, तो याद रखना त्वरण को कई टीचर ए से करते हैं और कई टीचर स्मॉल एफ से भी करते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, लिखो, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर और लगा के एफ वेक्टर। त्वरण को ए वेक्टर या एफ वेक्टर से निरूपित करते हैं। लिख दिया, नीचे लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 7, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से बताया आपको समीकरण 7 क्या है।
बोर्ड पर देखो। सही लिख रहे हैं कि समीकरण 7 को? समीकरण 7 सही लिखा है? इधर देखो, एक्स प्राइम इक्वल टू, अब क्या करें इसका? डबल डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अरे समय के सापेक्ष दो बार अवकलन करने पर क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव करेंगे तो सही कर रहे। A11 क्या है? चेक करो सही कर रहे हैं क्या? हाँ भाई, इधर देखो, ये क्या है? एक्सलेशन कौन से फ्रेम में? बेटा इधर देखो, एफ से नोट कर दूं मैं इसको, कौन सा कंपोनेंट है, कौन से फ्रेम में? आगे क्या लिखें बोलना, लिख सकता हूँ? चेक करो। अब ये अपन ने एक्स कंपोनेंट लेके सॉल्व किया है, अब कौन सा लेंगे? फिर यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं क्लियरली? इसी प्रकार क्या लिखे बोलो? चेक करो सही लिख रहे हैं कि एक बार। अरे इधर देख ले, बेटा सही लिख रहे हैं क्या? क्या नींदों में रहे? समीकरण कितने हो गए अपने? 9 देना है इसको। तो मेरा प्रश्न क्या था, कितने हो गए? ऐसे ही बोलते हैं। अब क्या करें इसका? क्रैमर लॉ से कौन सी फॉर्म में लिखें? मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे बताओ? इक्वेशन 9 को क्रैमर लॉ से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताना? के बाद एलिमेंट्स A11 तो कॉफिशिएंट लेके उनको लिख देते हैं, इन दोनों को जगा देना पीछे। चाय का टाइम हो गया बेटा, जाग। हाँ भाई, यहां से छापना स्टार्ट करो। देखो, पहले समीकरण 7 तो लिखना हो। अरे सुबोध कॉलेज वाले,
हाँ भाई, लिख लिया क्या? लिख लिया। लिख देना समीकरण 9 को क्रैमर नियम से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। लिख दिया क्रैमर लॉ से। हाँ भाई, लिखो इसके बाद समीकरण 9 इक्वेशन 9 is said to be acceleration transformation equation in inclined frame of reference। समीकरण 9 झुके हुए निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। झुके हुए निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ठीक है। हाँ, यहीं पर डबल एरो लगाओ, डबल एरो लगाओ। क्वेश्चन बनता है तो इसको मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, देखो, यदि ऐसे एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो, if S is a inertial frame of reference, यदि S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो, then यदि एक S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो हाँ भाई क्या होगा, एक मिनट बोर्ड पे देखना, मैं सही लिख रहा हूं क्या बेटा? ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, एक मिनट बोर्ड पे देखना मैंने सही लिखा है क्या। पहली बात तो ये बताओ कौन से निर्देश तंत्र की बात की है इसने? ये आपके समझ में आ रहा है जड़त्वीय निर्देश तंत्र का गुणधर्म अपन सही लगा रहे हैं क्या? एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सेलरेशन का मान कितना होगा? ये सही लिखा है क्या पहले बताओ। इक्वेशन फर्स्ट लिखो, यदि ऐसे एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो तो समझ में आ रहा है? नहीं आता? नीचे एक लाइन लिखो, we know that from definition of inertial frame of reference, हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से, हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से, इन्वर्टेड कोमा हम लिखो अभी बात, वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिख लिया ये, अब इन्वर्टेड कोमा लगाओ, लिखो यदि कोई निर्देश तंत्र, यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनरेशियल है, यदि कोई निर्देश तंत्र जड़त्वीय है तो उसके लिए त्वरण का मान 0 होगा।
यदि कोई निर्देश तंत्र जड़त्वीय है तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो उसके लिए त्वरण का मान 0 होगा। अरे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? मतलब पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क A0। फोर्स का फार्मूला बताओ क्या होता है? F बराबर और A0 है, F बराबर ma होता है और A का मान कितना है? 0। तो 0 पुट करेंगे तो फोर्स क्या हो गया? इसका मतलब कण पर बाह्य बल कार्य है, अर्थात करके लिखो इट मींस, अर्थात कण पर बाह्य बल कार्य, अर्थात कण पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात कण पर बाह्य बल कार्य एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कण पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। आपने लिखा है यदि कोई निर्देश तंत्र जड़त्वीय है तो उसके लिए त्वरण का मान 0 होगा, अर्थात कण पर बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यही लाइन लिखी है क्या? अब कर दो इन्वर्टेड कॉमा को बंद। पार्टिकल है उस पर बेटा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, यही कंडीशन डिफाइन की थी आपने। अब एक मिनट ध्यान सुनो बेटा, त्वरण रूपांतरण समीकरण जानते हो? अभी तो पढ़ी थी अपन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कहां है? देखो, फ्रॉम एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, त्वरण रूपांतरण समीकरण से, फ्रॉम एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, त्वरण रूपांतरण समीकरण से। हाँ भाई, तो बोर्ड पर दिख रही है त्वरण रूपांतरण समीकरण, फ्रॉम एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, त्वरण रूपांतरण समीकरण से। त्वरण रूपांतरण समीकरण, यही तो है अपनी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, एस और एस डैश निर्देश तंत्र थीटा कोण पर झुके हुए हैं तथा एस एक इनरेशियल फ्रेम है, तो वेरीफाई करो एस प्राइम भी क्या होगा? एक इनरेशियल। पर ऐसे क्वेश्चन आते ही हमारा सिस्टम एक ही होता है सर, खेल खत्म। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या मान है इनके? अरे इनके मान क्या है? 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैं लिख सकता हूँ कि, एक मिनट बोर्ड पे देखना, एक मिनट बोर्ड पे देखो, समीकरण 1/2 से मैं क्या लिख सकता हूँ? बोर्ड पर देखना बेटा, एफ प्राइम एक्स, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? यही तो बोलना चाह रहे हो, क्या है? 0 कैसे हुई? इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट कर दी ना, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का मान। हाँ भाई, सही लिख रहे हैं क्या? सही लिखा है क्या? करो नोट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लिख दिया?
अब ये इक्वेशन थर्ड है, इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या कह सकते हो तुम कि एस डैश पी क्या होगा, कन्फर्म, तो लिख दो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है कि एस डैश निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। सही है, कैसा प्रेफरेंस है एस प्राइम, अरे सही है भाई साहब। अतः स्पष्ट है कि एस डैश एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब तुमने पता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन कौन सी कंडीशन के लिए कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले आपने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, एक एस और दूसरा माना था आपने एस डैश, याद करो। और क्या ली थी आपने कंडीशन कि इन दोनों, फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैलकुलेट की थी, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कांस्टेंट है। याद करो ये कंडीशन लेके आपने सॉल्व की थी ट्रांसफॉर्मेशन। पहला जो न्यूमेरिकल बना था अपना, वो क्या बना था कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और दूसरा एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक एस निर्देश तंत्र और दूसरा एस डैश है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है। अब इसकी दो ही कंडीशन है कांस्टेंट डिस्टेंस की, या तो दोनों रेस्ट में रहे, या तो दोनों एस और एस डैश रेस्ट में रहे, तो ये नियत दूरी रहेगी इन दोनों के मध्य, या दोनों सेम वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में रहे, सेम वेलोसिटी से। बात समझ में आ रही है, तब भी बेटा डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसके लिए स्टडी की थी आपने, हेडिंग डाली थी स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन फ्रेम ऑफ, ऐसी हेडिंग डाली थी, याद हो तो। फिर आपने क्या बोला था, एस भैया तू तो रुक और एस भैया तू गति कर, लेकिन कितनी वेलोसिटी से, कांस्टेंट। क्या आपने स्टडी की थी सेकंड कंडीशन। यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन पढ़ाया था हेडिंग हो तो, एक समान आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़ाई थी। तो वहां पे ये दूरी थी जिस समय के अनुसार चेंज हुई थी, आर नॉट का मान वीटी लिखा था, याद आ रहा है क्या। तीसरा पॉइंट पढ़ा था आपने थर्ड कंडीशन, 2D में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, जब निर्देश तंत्र झुका हुआ हो, क्या हो, ये एस फ्रेम है और ये माना था आपने एस डैश, कितने एंगल पर झुका हुआ है, आगे बात समझ में। इसके बाद 3D में पढ़ी, 3 डायमेंशन में। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये आपका एस फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है, अब जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब ये तो एस फ्रेम है, ये एस फ्रेम, ये इनिशियल स्टेट में तो ओवरलैपिंग कर रहा है, फिर ऐसे रोटेशन मोशन कर रहा है, देख थीटा वेरी कर रहा है कि चेंज करो। मान लो कितना देखना बेटा, टी बराबर 2 सेकंड पे, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे रोटेशन मोशन कर रहा है। आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रही तो अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ, थोड़ी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण, कौन से निर्देश तंत्र में, लगाओ हैशटैग डालो है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णी निर्देश तंत्र में निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। इसको तरीके से पढ़ना, पृथ्वी कैसी गति करती है, अरे रोटेशनल मोशन करती है क्या, तो पृथ्वी क्या है, एक घूर्णी निर्देश तंत्र। यदि इसको ढंग से पढ़ेंगे तो फिर पृथ्वी की जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो समझ में आएंगी, कैसे यहाँ पे फिजिकल फिनोमिना एक्सप्लेन किए जाते हैं।
घटनाओं की व्याख्या की जाती है। तो ये अपना टॉपिक नेक्स्ट है, कल इसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण।